नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पूरे ईरान में इस वक्त प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं सरकार के खिलाफ तो कहीं सरकार के समर्थन में। अमेरिका सत्ता में बदलाव चाहता है तो ईरान की सरकार विदेशी हस्तक्षेप पर भड़की हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो अब धीरे धीरे कर कमजोर पड़ रहे हैं, जबकि ट्रंप और ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस इन्हें भड़का रहे हैं, चाहते हैं कि ईरान में गृहयुद्ध हो जाए। प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि मदद रास्ते में है, कब तक पहुंचेगी किसी को पता नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान से डरा अमेरिका? आखिर ट्रंप क्यों ईरान पर हमले का जोखिम उठाने को तैयार नहीं दिख रहे हैं? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ग्रीनलैंड ने किया साफ, अमेरिका नहीं डेनमार्क के साथ जाएंगे। यूरोप लागू कर सकता है आर्टिकल 42.7, भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। बांग्लादेश में चुनाव से पहले ब्रिटिश सांसदों का बड़ा बयान, चुनाव में सभी प्रमुख पार्टियों की भागीदारी जरूरी। शेख हसीना के खिलाफ मामला निकला फर्जी। अमेरिका के नक्शे कदम पर इजरायल, 7 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से निकला बाहर। इजरायल के साथ भेदभाव करने के लगाए आरोप। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया की सबसे पुरानी नदी को, डायनासोर से भी है पुरानी। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गजा युद्ध में इजरायल की खुली मदद कर रहा यूएई, लीक दस्तावेज से हुआ खुलासा। कतर और कुवैत पर भी लगे गंभीर आरोप। गजा में बढ़ते दबाव के बीच हमास चुनेगा नया नेता, खालिद मशाल सबसे बड़ा दावेदार। इजरायल ने पहले जहर दिया और फिर खुद ही बचाया था। वेनेजुएला पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। वेनेजुएला ने 50 मिलियन बैरल तेल की पेशकश के साथ खुद मांगी थी मदद, हमले को बताया शानदार। सड़कों पर बर्फ के पहाड़, जाम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप। मॉस्को में 146 साल बाद रिकॉर्ड बर्फबारी, शहर से हटाई गई 10 लाख क्यूबिक मीटर बर्फ। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग जारी, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की ताजा रैंकिंग में सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया टॉप पर। 5 रैंक ऊपर छलांग लगाते हुए 80वें स्थान पर पहुंचा भारत। तो ईरान सुलग रहा है। अमेरिका और इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान में अपने इशारों पर नाचने वाली सरकार बनाने की कोशिश में है। लोगों को भड़काया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि ईरान में गृहयुद्ध छिड़ जाए, सेना में फूट डालने की कोशिश हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रदर्शनकारियों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ईरान की सरकार को धमकाया जा रहा है, लेकिन ट्रंप का हर दाव ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के आगे फेल साबित हो रहा है। ईरान ने हिंसक प्रदर्शन करने वालों को आतंकवादी बताया है और खामेनेई ने आतंकवादियों को अल्लाह का दुश्मन करार दिया है। उन्हें सजाए मौत देने की बात भी कही है। ईरानी सुरक्षा कर्मियों को दंगा फैलाने वाले आतंकियों के सफाई का आदेश भी दे दिया गया है। हिंसक प्रदर्शनकारियों पर ईरान सरकार की सख्ती का असर अब दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन कमजोर पड़ रहे हैं तो ईरान में सत्ता परिवर्तन के सपने देख रहे अमेरिका और इजरायल की चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब धमकी देने पर आ गए हैं। उन्होंने ईरानियों से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन तेज करने को कहा है। यह भी कहा है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लेना चाहिए। ट्रंप ने पोस्ट किया है कि ईरानी देशभक्तों, विरोध प्रदर्शन जारी रखें, अपनी संस्थाओं पर कब्जा करें, जान लेने वालों और दुर्व्यवहार करने वालों के नाम याद रखें, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने प्रदर्शनकारियों की बेमतलब जान लेने की घटनाएं बंद होने तक ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी है। मदद आ रही है। लेकिन जब पत्रकारों ने ट्रंप से सवाल किया कि मदद आ रही है, इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग ही इसके मायने निकालिए, मुझे माफ करें। और पत्रकारों ने जब ईरान सरकार की सख्ती के बीच लोगों के मरने के आंकड़ों पर ट्रंप से सवाल किए, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदर्शनों में कितने प्रदर्शनकारियों की जान गई है, इसका सही आंकड़ा कोई भी उन्हें नहीं बता पाया है। वैसे पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रही है कि 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि कितने लोगों की जान गई है। और वहीं ईरान ने करीब 550 लोगों की मौत को माना है, जिसमें भी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। लेकिन सवाल ट्रंप के बयान पर उठ रहे हैं कि मदद आ रही है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि ट्रंप ने नहीं बताया कि वो क्या करेंगे, लेकिन ट्रंप की मदद से ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी जरूर ऐलान कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा।
उन्होंने सेना से खामेनेई का साथ छोड़ने की अपील की है, क्योंकि 18 दिन से चल रहे प्रदर्शन के बावजूद सेना में कहीं से भी बगावत की चिंगारी तक फूटती नहीं दिख रही है। और इसे लेकर अब रजा पहलवी ने ट्वीट किया है कि मेरे देशवासियों, दुनिया ने न केवल आपकी आवाज और साहस को देखा और सुना है, बल्कि अब वो प्रतिक्रिया भी दे रही है। अब तक आपने शायद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेश सुन लिया होगा। मदद आ रही है। जिस तरह से आप अब तक संघर्ष करते आए हैं उसे जारी रखें। इस शासन व्यवस्था को यह भ्रम पैदा करने की इजाजत न दे कि जीवन सामान्य है। तमाम लोगों की जान जाने के बाद हमारे और इस शासन के बीच खून का सागर बह रहा है। इन सभी अपराधियों के नाम नोट कर ले, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। मेरे पास सेना के सदस्यों के लिए भी एक खास संदेश है। आप ईरान की राष्ट्रीय सेना है, इस्लामी गणराज्य की सेना नहीं। आपका कर्तव्य है कि अपने हम वतनों की जान की रक्षा करें। आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जितनी जल्दी हो सके उनके साथ शामिल हो जाएं। रजा पहलवी के इस बयान से साफ है कि उन्हें आंदोलन के फेल होने की चिंता दिखाई दे रही है और इसलिए वो ईरान की जनता को भड़का रहे हैं और अब सेना में भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी, दोनों की भाषा एक जैसी है। ईरान के लोगों को भड़काया जा रहा है क्योंकि खामेनेई के आगे उनका हर प्लान फेल साबित होता दिख रहा है। इस बीच अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली एक और खबर दक्षिण अफ्रीका से आ रही है। दक्षिण अफ्रीका के तट के पास ब्रिक्स ब्लॉक के चीन, रूस और ईरान समेत कई सदस्यों ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन की अगुवाई में विल फॉर पीस 2026 युद्धाभ्यास केप ऑफ गुड होप में 16 जनवरी तक चलेगा। यह वो जगह है जहां हिंद महासागर अटलांटिक महासागर से मिलता है। इस युद्धाभ्यास में चीन और ईरान ने विध्वंसक पोत भेजे हैं। वहीं रूस और संयुक्त अरब अमीरात ने कोरवेट भेजे हैं और दक्षिण अफ्रीका ने एक मध्यम आकार का फ्रिगेट तैनात किया है। इस युद्धाभ्यास के सहारे रूस और चीन ने अमेरिका को मैसेज दे दिया है कि ईरान अकेला नहीं है, उसके साथ दुनिया के कई महाशक्तियां हैं। इसलिए ट्रंप अगर मदद भेजने की बात कर रहे हैं तो मदद ईरान को भी मिल रही है। ऐसे में ईरान पर अमेरिका का कोई भी कदम उसे ही भारी पड़ सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ग्रीनलैंड पर बढ़ते विवाद की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का फरमान जारी कर दिया हो, लेकिन ग्रीनलैंड की जनता इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब ग्रीनलैंड के पीएम जेन्स फ्रेडरिक नील्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दो टूक कह दिया है कि हम डेनमार्क को चुनेंगे। ट्रंप के एक के बाद एक बयानों को देखते हुए डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान ग्रीनलैंड के पीएम ने कहा कि हम अमेरिकी नहीं बनना चाहते, हम डैनिश नहीं बनना चाहते, हम ग्रीनलैंडर बनना चाहते हैं। ग्रीनलैंड का भविष्य ग्रीनलैंड के लोग ही तय करेंगे। अगर ग्रीनलैंड के लोगों को अभी चुनाव करने के लिए कहा जाएगा तो वे अमेरिका के बजाय डेनमार्क को चुनेंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का अटूट हिस्सा है। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और ना ही कोई देश इसे खरीद सकता है या नियंत्रित कर सकता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के साम्राज्य के साथ एकजुट खड़ा है और नेटो गठबंधन पर पूरा भरोसा रखता है। इस दौरान डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी ट्रंप के रुख की कड़ी निंदा की। अमेरिका के बढ़ते दबाव और ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों को गंभीर बताते हुए उन्होंने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत है कि अब हमारे सामने सबसे कठिन दौर है। अमेरिका का ग्रीनलैंड पर हमला या जबरन कब्जा नेटो गठबंधन के अंत का कारण बन सकता है। हम इंटरनेशनल कानून और लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार में विश्वास रखते हैं। यानी डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड को अपना स्वायत्त क्षेत्र बताते हुए यह साफ कर दिया है कि वो अमेरिका को मनमानी नहीं करने देंगे। डेनमार्क के पीएम ने यूरोपीय देशों से भी अपील की है कि वे एकजुटता दिखाएं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि यूरोपीय संघ के देश यूरोपियन यूनियन संधि के आपसी रक्षा क्लॉज को लागू करने पर विचार कर रहे हैं। इस क्लॉज के तहत अगर कोई सदस्य देश अपने इलाके में हथियारों से हमले का शिकार होता है तो दूसरे सदस्य देशों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपनी पूरी ताकत से उसकी मदद करें। यानी नेटो की सेना ग्रीनलैंड में तैनात करने की तैयारी शुरू हो गई है। नेटो ने तो पहले ही बयान जारी कर कहा है कि वो आर्कटिक में सुरक्षा बनाए रखने के लिए अगले कदमों पर विचार कर रहा है। मौजूदा हालात में इस पूरे क्षेत्र में खलबली मची हुई है। साफ है कि ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा आसान नहीं होने वाला। ऐसे में ट्रंप भी भड़क गए। उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के दावों को मानने से ही इनकार कर दिया। डेनमार्क और ग्रीनलैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जब ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह उनकी समस्या है, मैं उनसे असहमत हूं। यह उनके लिए एक बड़ी समस्या होने वाली है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल नहीं करता है तो चीन और रूस वहां कब्जा जमा लेंगे। इससे पहले भी ट्रंप ये दावा दोहरा चुके हैं और उन्होंने ये भी साफ किया है कि अमेरिका पूरे ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहता है, केवल लीज एग्रीमेंट काफी नहीं है।
अमेरिका को मालिकाना हक चाहिए और नेटो को यह समझना होगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अब ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने के लिए ट्रंप क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि इस दिशा में उनका हर कदम इस क्षेत्र को जंग के करीब ले जा रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में नई सरकार के लिए 12 फरवरी को वोटिंग होनी है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं? क्या सभी को चुनाव में मौका मिल रहा है? इस बीच ब्रिटेन के सांसदों ने बांग्लादेश की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। यूके के 4 सांसद, जिनमें बॉब ब्लैकमैन, जिम शैनन, जस अटवाल और क्रिस लॉ शामिल हैं, उन्होंने बांग्लादेश की चुनाव प्रक्रिया पर चिंता जताई है। कहा है कि लोकतंत्र के लिए चुनाव में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को चिंताजनक बताया। अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, लेकिन 2024 में जुलाई विद्रोह के बाद उस पर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। अब इस पर सवाल उठाते हुए यूके के सांसदों ने कहा है कि बांग्लादेश सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के चलते लाखों बांग्लादेशी मतदाता अपनी पसंद से वोट देने के अधिकार से वंचित रहेंगे और ऐसा चुनाव लोकतांत्रिक नहीं माना जाएगा। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार ने साफ कह दिया है कि अवामी लीग से वो प्रतिबंध नहीं हटाएंगे, बल्कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत पर दबाव बनाया जाएगा। लेकिन शेख हसीना के मामले को लेकर जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उसे लेकर बांग्लादेश की सरकार ही सवालों में घिर गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस झूठे मामलों के सहारे शेख हसीना को सजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फंसाने के लिए दर्ज किया गया जान लेने की कोशिश का मामला और इसकी जांच पूरी तरह से फर्जी साबित हुई है। जांच एजेंसी ये बात कह रही है कि हम पर दबाव डाला गया था कि शेख हसीना को फंसाना है। दरअसल 3 सितंबर 2024 को ढाका के धान मंडी थाने में एक शिकायत दर्ज होती है, जिसमें शिकायतकर्ता, जो अपना नाम एमडी शरीफ बताता है और दावा करता है कि उसके छोटे भाई शाहिद अली पर 4 अगस्त 2024 को विरोध प्रदर्शन के दौरान हमला हुआ। उसकी जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि शाहिद अली नाम का कोई व्यक्ति उस पते पर कभी रहा ही नहीं। वो शिकायतकर्ता का भाई भी नहीं था। एफआईआर में दर्ज नेशनल आईडी नंबर फर्जी निकला। उस आईडी से जुड़ा कोई मोबाइल नंबर भी नहीं मिला। अब आप सोचिए कि सब कुछ फर्जी है और इस मामले में आरोपी कौन बनाए गए हैं? शेख हसीना, उनके बेटे सजी वाजेद जॉय, पार्टी महासचिव उबैदुल कादर। इसके अलावा 109 और भी लोग हैं जो अवामी लीग से ही जुड़े हुए हैं। उन्हें आरोपी बनाया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि शिकायतकर्ता एमडी शरीफ का नाम तक फर्जी निकला। एमडी शरीफ का नाम शरीफुल इस्लाम निकला। वो लक्ष्मीपुर जिले का रहने वाला बताया गया है। वहां के लोग भी उसे नहीं पहचान सके। पुलिस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी पीबीआई का कहना है कि मामला फर्जी है, इसलिए इस केस को बंद कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीबीआई ने कोर्ट में यह भी माना है कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस मामले में आरोपियों को सजा दिलवाई जाए। अवामी लीग पहले से ही दावा कर रही है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार मनगढ़ंत मामले तैयार कर रही है और अदालतों पर दबाव बनाकर ऐसे केसेस में अवामी लीग से जुड़े लोगों को सजाएं दिलाई जा रही हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे इजराइल की। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। उन्होंने भी अब अंतरराष्ट्रीय संगठनों से खुद को अलग कर लिया है। नेतन्याहू ने 7 एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इनमें 6 संगठन संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने इस फैसले के पीछे इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह से लेकर अप्रभावी नौकरशाही जैसे कारणों का हवाला दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिन एजेंसियों से इजराइल तत्काल प्रभाव से हट रहा है, उनमें बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि का कार्यालय, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई यूएन विमेन, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पश्चिमी एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, सभ्यताओं का संयुक्त राष्ट्र गठबंधन, संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा और प्रवासन और विकास पर वैश्विक मंच शामिल है। इन संस्थाओं ने इजराइल के साथ पक्षपातपूर्ण और शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया है, इसलिए यह कदम उठाया गया है और आगे और भी संगठनों के खिलाफ फैसले लिए जा सकते हैं। इस दौरान इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियों का जिक्र करते हुए उनसे संबंध तोड़ने की वजह भी बताई है, जैसे सशस्त्र संघर्ष में बच्चों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि का कार्यालय। दरअसल इस कार्यालय ने साल 2024 में इजरायली सेना को ब्लैकलिस्ट किया था। अब इजराइल का कहना है कि वो इस लिस्ट में शामिल इकलौता लोकतांत्रिक देश है, जबकि उसके साथ आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों के नाम भी थे। इसी वजह से इजराइल ने इस कार्यालय से नाता तोड़ लिया है।
इसके अलावा अन्य संगठनों से बाहर निकलने पर भी विदेश मंत्रालय ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली महिलाओं के खिलाफ किए गए शारीरिक उत्पीड़न और हिंसा के सभी मामलों को जानबूझकर नजरअंदाज करने के चलते इजरायल संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन से बाहर निकल गया। यूएन एनर्जी फिजूल खर्ची करने वाला संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र की अत्यधिक और अक्षम नौकरशाही को दर्शाता है। आप जानते हैं कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से निकलने की घोषणा कर दी थी और बीते कुछ वक्त से गजा के मुद्दे पर जिस तरह पूरी दुनिया में इजरायल विरोधी माहौल नजर आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र से तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अपील हो रही है कि वो इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करे। अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने तो पहले ही नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है और अब वो खुद अपने ही देश में बुरी तरह घिर गए हैं। उनके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इन हालात में उनका यह फैसला कई सवाल खड़े करता है कि नेतन्याहू को आखिर किस बात का डर सता रहा है। क्या उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि अगर इन सब पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले वक्त में उनकी कुर्सी भी जा सकती है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है। और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी नदी की। तो दुनिया में एक ऐसी नदी है जो तब से बह रही है जब दुनिया में डायनासोर्स का नामो निशान तक नहीं था। जी हां, सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी नदी मौजूद है और इसका नाम है रिवर। स्थानीय भाषा में कहे तो लारा पिंटा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नदी करीब 30 से 40 करोड़ साल पुरानी है। तुलना के लिए बता दें कि डायनासोर 23 करोड़ साल पहले आए थे, यानी जब बड़े बड़े महाद्वीप अपनी जगह बदल रहे थे और धरती का नक्शा बदल रहा था। फिंके नदी अपना रास्ता बना चुकी थी और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि लाखों सालों से इस नदी ने अपना रास्ता लगभग वैसा ही रखा है, जो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि समय के थपेड़े नदियों के रूट्स को बदल देते हैं। लेकिन यह नदी एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। अगर आप गंगा या नील नदी जैसी लहरें देखने की उम्मीद में यहां जाएंगे तो शायद आपको थोड़ा ताजुब हो, क्योंकि फिंके नदी साल के ज्यादातर समय रेत और छोटे छोटे पानी के गड्ढों जैसी दिखती है। यह हकीकत में एक मौसमी नदी है जो बारिश होने पर ही अपनी पूरी रफ्तार में आती है और आखिर में सिम्पसन डेजर्ट की सुनहरी रेत में समा जाती है। नील और सिंधु जैसी नदियां भी बहुत पुरानी है, लेकिन फिंके का लाखों सालों तक एक ही रास्ते पर टिके रहना इसे दुनिया में सबसे अनोखा बनाता है। वहीं स्थानीय प्राचीन कहानियों और परंपराओं में लारा पिंटा का जिक्र बड़े सम्मान के साथ मिलता है। तो देखा जाए तो डायनासोर चले गए, मौसम बदल गए, लेकिन फिंके आज भी वही है, अपनी अगली बारिश के इंतजार में। फिलहाल आज इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट जरूर बताइएगा, लेकिन वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।